कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 24 नंबर का वीडियो है। ठीक है, यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कैरियर मेकर की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको 23 वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के सारे वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, आप उनमें जा सकते हैं और देख सकते हैं उनको। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? CRR मतलब, इकोनॉमी में CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, तो इसका ऑप्शन क्या सही है? पहला। ठीक है, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, जो बैंकों के पास पैसा जमा होता है NDTL में, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में, तो बैंकों के पास कैश के रूप में कुछ पैसा अपना रखना पड़ता है, उसे कहा जाता है CRR। ठीक है, बैंकें अपना कुछ पैसा रखती हैं अपने पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में, उसे CRR कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखें दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो पहली बात, जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में उल्लेखित है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अनुशंसा की थी, तब जाकर के मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में यदि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यही एकदम सही लग रहा है। अगला देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना, ये गलत है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को स्वीकार करना, ये भी गलत है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यही है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? ठीक है, तो पहली बात आप याद रखें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आपके कितने 5 मूलभूत खाद्य समूहों को बताया है कि 5 मूलभूत खाद्य समूह हैं। तो देखें, पहला कौन कौन से हैं? दूध और मांस, जाहिर सी बात है दूध और मांस ये खाद्य समूह आते हैं जो आपका चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुझाए हैं। दालें और उनकी फलियां ये भी आती हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये आपके शामिल नहीं है, जबकि वसा और शर्करा आपका ये भी शामिल है। तो याद रखें, चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में आपका कोई सुझाव नहीं दिया है, जब वसा और शर्करा इनके बारे में सुझाया गया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण जीता था, तो इसका जो आंसर है वो है केलुचरण महापात्र। ठीक है, देखें ऑप्शन पर नजर मारते हैं। जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये आपका किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, और कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, जो जतिन गोस्वामी है ये भी पूछा गया है प्रश्न, किससे संबंधित है? तो जतिन गोस्वामी आपका सत्रिया से संबंधित है, सत्रिया नृत्य से संबंधित है, और ये कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो और 2000 के लिए कौन से हैं? केलुचरण महापात्र है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखें, लोक नृत्य लंबाणी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखें, जो लंबाणी है ये आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है लंबाणी। ठीक है, तो लंबाणी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, तो याद रखें राजा हरिश्चंद्र कब आई है? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है आपका कब आई है? 1913 में, और आपका लिखा हुआ है दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। तो को की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो ये कहाँ की फिल्म थी? भारत की पहली फिल्म थी। और याद रखिए कैसी फिल्म है? फुल लेंथ फिल्म है, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं की गई थी, जैसे मूवी बनाई गई थी। पूरी की पूरी मूवी आपका क्या है, जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी बनाई जाती है तो उसके स्क्रिप्ट कट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो भी स्क्रिप्ट बनाए गए थे कोई भी स्क्रिप्ट कट नहीं किए गए थे, इसलिए पहली फुल
थी और दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित थी, जो 1913 में आई हुई थी। तो आपका कहाँ की ये मूवी थी? भारत की थी। अगला देखें, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो पहली बात कर रहा है मैसूर दशहरा, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। और याद रखें ये 10 दिवसीय त्योहार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 दिन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? याद रखें भारत का पहला जो सीमेंट संयंत्र है ये 1904 में लगाया गया था। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में आपका ये लगाया गया था। ठीक है, जबकि सीमेंट का पहला जो उत्पादन है 1904 में चेन्नई में शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। तो पहला संयंत्र में लगाया गया था, जबकि पहली बार सीमेंट का जो उत्पादन है वो चेन्नई से किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। तो 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, देखिए 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला जो चट्टान होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। दूसरी जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं। तीसरी जो चट्टानें होती हैं वो कायांतरित चट्टान होते हैं, मेटामॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, कायांतरित को। आग्नेय चट्टानें, जब आपका पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, तो लावे के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो और याद रखें जो चट्टानें जब पृथ्वी के यहाँ से केंद्र से लावा निकलता है तो कुछ दरारों में चट्टानें फंस के रह जाती हैं, और यही चट्टानें कहलाती हैं ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, यही चट्टानें आपकी ग्रेनाइट चट्टानें कहलाती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान एक प्रकार की कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। दूसरी बात, दूसरी अवसादी चट्टान क्या होती है? अवसादी चट्टान, अब जैसे आग्नेय चट्टान पड़ी हुई है, ठीक है, अब आग्नेय चट्टान पड़ी हुई है, आग्नेय चट्टान में क्या हुआ? बहुत टूट फूट हुई या हवा के द्वारा टूट फूट हुई। ठीक है, तो टूट फूट होती है, बारिश के द्वारा टूट फूट होती है। तो ये आग्नेय चट्टानें आपका टूट फूट करके आपका कौन सी चट्टानें का रूप ले लेती हैं? अवसादी चट्टानें का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और आग्नेय और अवसादी चट्टानों को हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप और हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर गर्म किया जाए तब मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान बनती है। तो कायांतरित चट्टान आपकी जैसे सिस्ट है, नाइस है, क्वार्टजाइट है, ये तीनों की तीनों कौन सी है? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि कौन सी कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ग्रेनाइट चट्टान कैसी चट्टान है? आपका आग्नेय चट्टानों का क्या है? उदाहरण है। बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है, में किस वर्ष बनाई गई? तो दूसरी जनसंख्या की नीति की बात कर रहा है तो ये कब बनाई गई थी? 2000 में आपका भारत सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति आई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता का कानूनी अभिभावक बालिका के 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जाता है। याद रखें, सुकन्या समृद्धि योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। इसमें क्या होता है? ये सरकार क्या करती है? इसमें सरकार आपको 10 वर्ष के पहले आप लड़कियों का क्या कर सकते हैं? खाता खोल सकते हैं। और इसमें सरकार आपका क्या है? ब्याज दर सर्वाधिक देती है। ठीक है, 10-11% के हिसाब से ब्याज मिलता है। जितना पैसा आप जमा करते जाएंगे, जितना हो आपके पास, इसमें कोई नहीं है जैसे 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, 4000 है, अगले महीने 10,000 है, 20,000 है। तो जितना भी पैसा है आप उसको जमा करिए और 10-11% के लगभग ब्याज मिलती है आपका। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना आपके 10 वर्ष के पहले बालिकाओं के खाते खोले जाते हैं। यदि बालिका 10 वर्ष से अधिक हो जाती है तो ये खाते नहीं खोले जा सकते हैं। ठीक है, याद रखें, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो जो बीरेन सिंह हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? मणिपुर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम और से बना मिश्र धातु है। तो याद रखें, ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम और
तांबे से बनने वाली मिश्र धातु है। और जो हवाई जहाज के पुर्जे हैं, हवाई जहाज का आधा संयंत्र वो किससे बनाया जाता है? ड्यूरालुमिन से बनाया जाता है। हवाई जहाज बनाने में प्रयोग की जाती है ड्यूरालुमिन धातु, जो एल्यूमिनियम और तांबे से बनती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति देता है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर। तो याद रखिए, भारतीय संविधान में गवर्नर का जो पद है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 153 कहता है कि आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। साथ ही साथ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इन बातों पर भी आप याद रखें। पूछ रहा है कि राज्यपाल की क्षमादान, तो याद रखें आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल आपका क्या करता है? क्षमादान देता है। राज्यपाल राज्य संबंधी मामलों में क्षमादान देता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है और बाकी सजा को छोटा कर सकता है। सजा की अवधि बदल सकता है, एक सजा को दूसरी सजा में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। यदि मृत्युदंड की सजा यानी मौत की सजा को कोई व्यक्ति माफ कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति आपका मौत की सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन ये जो भारत का राष्ट्रपति करेगा, ये स्वविवेक से नहीं करेगा, ये मंत्री परिषद की सलाह से किया करता है भारत का राष्ट्रपति। याद रखें, भारत के राष्ट्रपति के पास आप क्षमा याचिका लगा सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक क्षमा याचिका को देख नहीं लेता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं हो सकती है, संबंधित व्यक्ति को। ठीक है। और क्षमा याचिका यदि एक बार राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, तो दूसरी बार आप क्षमा याचिका भी वहां पर नहीं लगा सकते हैं। इन बातों को भी आप याद रखें। तो राज्यपाल का क्षमादान यानी आर्टिकल 161, राष्ट्रपति का क्षमादान यानी आर्टिकल 72। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद पहले नंबर का वेद है। फिर आपका यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है। तीसरे नंबर का वेद सामवेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो आपका मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है। और 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद जो है यजुस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यह कर्मकांड प्रधान वेद है। सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत, अतः इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने लिखा है। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने लिखा है, कुछ भाग अंगी ऋषि ने लिखे हैं, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगी वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, साप, वशीकरण, प्यार, घृणा, क्रोध, जितनी भी सारी चीजें हैं, आयुर्वेद, ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको? अथर्ववेद में मिलेगा, जो सबसे अंतिम का वेद है। ठीक है। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो एशियाई खेल जो 2018 हुए थे उसमें 45 यानी 45 देशों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बुनियादी ढांचा मतलब बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो याद रखें, पहली पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपका सिंचाई यानी इरिगेशन को प्राथमिकता दी गई थी। ये बात याद रखें। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे यानी बिजली और परिवहन की बात करता है? तो आपका क्या है, कृषि के लिए बिजली चाहिए होता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। ठीक है, तो परिवहन पर केंद्रित है, तो कृषि। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन, तो इसमें पहली पंचवर्षीय योजना राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न देखें। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो याद रखें, ये FIH जो 2018 का है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था। देखें, में भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। तो याद रखें, नीति आयोग ने आपका क्या किया था? योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। जो योजना आयोग है ये 1950 में बना हुआ था,
जबकि आपका 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया? नीति आयोग आया है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। देखें, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब स्लोवाक गणराज्य भारत का राजदूत कौन बना था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अपूर्व श्रीवास्तव इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखें तो ये थे आपके प्रश्न। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।